तो कारवां शुरू हो चुका है स्पेशल मॉडल पेपर का। विशेष R&D टीम एमकेसी की अराउंड 200 to 300 पीपल वर्क एवरी डे एंड नाइट फॉर यू टू क्रिएट द परफेक्ट मॉडल पेपर। और ये मॉडल पेपर नहीं है, ये आपके लिए ब्रह्मास्त्र हैं, रामबाण हैं, आपके एग्जाम में आपकी सफलता को 100% सुनिश्चित करने के लिए। तो बिना देरी किए मैं यही कहना चाहूंगा, इन मॉडल पेपर्स को पूरा देखिए, बढ़िया नोट्स बनाइए, इन क्वेश्चन कलेक्शंस को इकट्ठा करिए और अपने ज़्यादा दोस्तों को भी शेयर करिए, जिससे आप सब मिल करके अपना सपना डिफेंस फोर्सेस को ज्वाइन करने का पूरा कर सकें। तो ये मॉडल पेपर ही नहीं है, ये हर बच्चे के लिए रामबाण है उसकी सक्सेस के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। जय हिंद बच्चों, जैसा कि आप जानते हैं कि अनवरत श्रृंखला चलती है मॉडल पेपर्स की। उसी श्रृंखला में आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं नेवी एसएसआर का मॉडल पेपर। नेवी एसएसआर जिसमें इंग्लिश के सवाल आते हैं 25। देखिए सवालों का लेवल क्या होता है, कैसा होता है। पहला क्वेश्चन है बच्चों कोइंसाइडेड, आपको इसका बनाना है सिनोनिम। अब ये जो शब्द है कोइंसाइडेड, इसका मतलब होता है अहंकारी, दंभी, गर्वीला। उसके हिसाब से इसका सूटेबल सिनोनिम बैठेगा हॉक्टी। मतलब पहले का हो गया डी फॉर दिल्ली। पोलाइट माने विनम्र आप जानते हैं, हम्बल माने विनम्र आप जानते हैं, लीनियंट माने उदार। तो पहले सवाल का आंसर हुआ डी फॉर दिल्ली। उसके बाद आते हैं दूसरे सवाल की तरफ। एंटोनिम का क्वेश्चन है इलिसिट शब्द है जिसका मतलब होता है गैर कानूनी। गैर कानूनी तो इलीगल, तो इसका सिनोनिम हो गया अनलॉफुल, भी इसका सिनोनिम हो गया लिसिट। इसका अपोजिट बैठेगा बच्चों लिसिट, मतलब सी फॉर कैलकाटा। तो ये हुआ दूसरा सवाल। तीसरे की तरफ आइए, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। इंट्रोडक्टरी पार्ट और लाइंस टू अ डिस्कोर्स और प्ले। किसी नाटक में जो शुरू की उसकी प्रस्तावना होती है उसको क्या कहते हैं जी? उसको कहते हैं प्रोलॉग। नाटक में जो शुरू की प्रस्तावना होती है दैट इज कॉल्ड प्रोलॉग। ठीक है। इडियम्स एंड फ्रेजेस का टू रीड बिटवीन द लाइंस का मतलब होता है एक ऐसे अर्थ को समझना जो वहां डिक्लेयरली कहा नहीं गया है। तो उसके बाद टू रीड बिटवीन द लाइंस, इसका मतलब होता है टू अंडरस्टैंड द हिडन मीनिंग ऑफ अ वर्ड। टू अंडरस्टैंड द हिडन मीनिंग ऑफ अ वर्ड, ये इसका मतलब हुआ। फाइंड आउट मिसस्पेल्ड वर्ड। मिसस्पेल्ड वर्ड आपको बताना है कि कौन से वर्ड की स्पेलिंग गलत है। तो वेरी ऑब्वियसली ग्रामर की, तो वेरी ऑब्वियसली ग्रामर की स्पेलिंग गलत है। यहां पर ग्रामर की स्पेलिंग गलत है क्योंकि इसमें होता है GRAMMAR ना कि GRAMMER। इसके बाद छठे क्वेश्चन पर आइए, पैसिव वॉइस का सवाल है। आई फाउंड द बॉक्स, मुझे ये बक्सा मिला लास्ट नाइट इन अ डिच नियर माई हाउस। मेरे घर के बगल के गड्ढे में पड़ा हुआ मुझे ये बक्सा कल मिला। सो द बॉक्स आई फाउंड लास्ट नाइट, मतलब आई फाउंड द बॉक्स लास्ट नाइट इन अ डिच। ये सेंटेंस है, आपको इसका पैसिव वॉइस बनाना है। द बॉक्स आई फाउंड, पहला तो देखते ही गलत हो गया। द बॉक्स आई फाउंड ये स्ट्रक्चर है ही नहीं सूटेबल। द बॉक्स वॉज फाउंड लास्ट नाइट इन अ डिच नियर माई हाउस, ये हो सकता है, बाकी देख लीजिए। लास्ट नाइट आई फाउंड ये भी नहीं होगा। द बॉक्स इज फाउंड ये भी नहीं होगा, कोई बात ही नहीं है। हमारे पास आंसर हमको मिल गया बच्चों बी फॉर बॉम्बे। इसके बाद अगला क्वेश्चन 7th हमारे पास आएगा डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच का, जिसमें है शी सेड, इसने कहा कि माय सिस्टर, मेरी बहन, वॉज हेयर, यहाँ थी 10 days ago, 10 दिन पहले, बट शी इज नॉट हेयर नाउ। मेरी बहन 10 दिन पहले यहाँ थी परंतु अब नहीं है। इसका आपको इनडायरेक्ट बनाना है। तो शी सेड दैट हर सिस्टर वॉज हेयर, हेयर गलत हो गया, हेयर की जगह देयर लगाना पड़ेगा, तो पहला ऑप्शन गलत होता है। शी सेड दैट हर सिस्टर हैड बीन देयर, अब वॉज है तो वॉज को हैड बीन में बदल सकते हैं, कोई देर नहीं है 10 days बिफोर, बट शी वॉज नॉट देयर देन हो सकता है। शी टोल्ड, अब सैड है तो सैड की जगह टोल्ड होगा नहीं क्योंकि इसका ऑब्जेक्ट नहीं है। शी इन्फॉर्म्ड ये भी नहीं होगा। आंसर हमको मिल चुका है सी फॉर चंडीगढ़। इसके बाद 8वां सवाल जी, तो सेंटेंस है आपके पास कि यू शुड अटेंड योर स्टडीज, आपको अपनी पढ़ाई का ध्यान देना चाहिए। अटेंड के बाद टू जोड़ देते हैं तो जो फ्रेज बनती है उसका मतलब होता है ध्यान देना, कि यू शुड अटेंड टू योर स्टडीज। इसके बाद यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 9 में है द मोर यू लर्न, द मोर यू लर्न, द मोर यू अर्न। यदि सेंटेंस में एक दूसरे पर आधारित दो कंपैरेटिव डिग्री होती हैं तो दोनों के पहले दा का यूज किया जाता है। द मोर यू लर्न, द मोर यू अर्न, बी फॉर बॉम्बे हमारा आंसर हुआ। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, शीला डज नॉट लाइक मी नाइदर डैश यू। तो शीला मुझे पसंद नहीं करती है, ना ही आप। अब यू होता है प्लूरल, तो प्लूरल के लिए लगेगा डू, नाइदर डू यू। उसके बाद 11 नंबर क्वेश्चन सेंटेंस इंप्रूवमेंट का सवाल है। इफ आई लिव्ड ऑन मार्स, अगर मैं मार्स पर रहता, आई वुड बी वेरी लोनली, तो मैं बड़ा तन्हा होता। अब यहाँ पर ये पास्ट इंडेफिनिट पे बना है तो कंडीशनल सेंटेंस है, इसका रिजल्ट बनेगा
वुड के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म वो ऑलरेडी बना है, लिहाजा सेंटेंस हो गया नो इम्प्रूवमेंट, किसी प्रकार के सुधार की आवश्यकता नहीं है। क्वेश्चन नंबर 12, आई विल वॉच द फिल्म ओनली इफ द रिव्यूज आर गुड। ओनली इफ द रिव्यूज आर गुड आई विल वॉच द फिल्म, ये फ्यूचर इंडेफिनिट का सेंटेंस है। ये सेंटेंस हमारे पास फ्यूचर इंडेफिनिट का है कि आई विल वॉच द फिल्म ओनली इफ द रिव्यूज आर गुड, केवल तभी जब रिव्यूज अच्छे होंगे। ये भी नो इम्प्रूवमेंट, क्योंकि फ्यूचर इंडेफिनिट होना चाहिए, वो ऑलरेडी है, कोई समस्या है नहीं। ही वुड रादर डाई देन टेलिंग अ लाई, सेंटेंस इंप्रूवमेंट का सवाल है कि ही वुड रादर डाई देन टेलिंग अ लाई। अब ही वुड रादर डाई देन टेलिंग अ लाई में वो मरना पसंद करेगा झूठ बोलने के बजाय। ही वुड रादर डाई देन टेलिंग अ लाई, देन के बाद आईएनजी फॉर्म लगना चाहिए, आईएनजी फॉर्म देन के बाद लगा है बच्चों, नो इम्प्रूवमेंट का सवाल हमारे पास हो गया। 14वां क्वेश्चन, फाइंड आउट द नाउन, आपको नाउन पता करनी है। नाउन सक्सीड सक्सेसफुली, तो जाहिर सी बात है इसमें नाउन क्या होता है, नाउन होता है जी हमारे पास सक्सेस, ये शब्द है जो कि नाउन होता है। उसके बाद 15वां सवाल, प्लूरल नाउन आपको बतानी है। प्लूरल नाउन, अब एडवाइस तो अनकाउंटेबल होती है, टूथ इसका प्लूरल होता है टीथ, फिनोमिनन, फिनोमिनन ये ग्रीक भाषा का वर्ड है लेकिन ये सिंगुलर है। प्लूरल नाउन होती है क्राइटेरिया, आंसर हो गया डी फॉर दिल्ली, जिसका सिंगुलर होता है क्राइटेरियन। तो 15वां सवाल ये हो गया। PQRS का सवाल है, मतलब रीअरेंज आपको करना है। द स्टूडेंट्स, पहला सेंटेंस आपको दिया है, सेंटेंस का ओपनिंग पार्ट। अब स्टूडेंट्स के बाद क्या आना चाहिए, टच्ड द अराइव्ड एंड देयर टीचर फीट ऑफ विद रेफरेंस, विद रेफरेंस लास्ट में लगेगा। द स्टूडेंट्स टच्ड, द स्टूडेंट्स अराइव्ड एंड टच्ड, यहां से शुरू कर दीजिए, अराइव्ड एंड टच्ड द फीट ऑफ देयर टीचर। इस तरीके से हमारा सेंटेंस बन जाएगा। क्यू से हम सेंटेंस को शुरू करेंगे और क्यू के बाद लगाएंगे पी, तो क्यू के बाद यदि हम पी लगाएंगे तो दो ऑप्शन में है, तीसरे में फिर हमको एस लगाना पड़ेगा, तो QPS, मतलब कि आंसर हो गया डी फॉर दिल्ली। 17वां सवाल देखिए, ऑन अर्थ, ये भी PQRS का सवाल है। इसमें ऑन अर्थ हैव नॉट द नोबलेस्ट डीड्स बीन डन फॉर गोल्ड दैट हैव बीन डन, द नोबलेस्ट डीड्स दैट हैव बीन डन ऑन अर्थ हैव नॉट बीन डन फॉर गोल्ड। वेरी गुड, नोबलेस्ट डीड से हमारा सेंटेंस स्टार्ट होगा। द नोबलेस्ट डीड्स दैट हैव बीन डन ऑन अर्थ हैव नॉट बीन डन फॉर गोल्ड। तो ये Q और S से हमको सेंटेंस शुरू करना पड़ेगा, यही मीनिंगफुल बैठता है। B फॉर बॉम्बे हमारा आंसर हो गया। इसके बाद 18वां सवाल देखिए, स्पॉटिंग एरर का सवाल है कि ही इज द ओनली बॉय इन द विलेज हु कैन सोल्व दिस रिडल। यही एक लौता लड़का है गांव में जो इस समस्या को सोल्व कर सकता है। नो एरर, एकदम ठीक है। फिर उसके बाद आई मेड द बॉय टू अपोलोजाइज, ये कॉजेटिव सेंटेंस कहे जाते हैं और इनमें टू का यूज नहीं होता। जहां मेन वर्ब के रूप में मेक लगा हो और किसी अन्य व्यक्ति से और कोई काम करवाने का सेंस हो, तो वहां पर हम टू का यूज नहीं करेंगे, इसलिए हमारा आंसर हो जाएगा C फॉर चंडीगढ़। अगला क्वेश्चन, आई आस्क माई फ्रेंड व्हाट डू यू डू। नरेशन आधारित सवाल है। मैं अपने दोस्तों से पूछता हूं व्हाट डू यू डू। नाउ अ डेज, अब मैं अपने दोस्तों से पूछता हूं तो व्हाट डू यू डू नहीं होगा, इसकी जगह होगा व्हाट ही डज। ये गलती है नरेशन के रूल्स पर आधारित। इसके बाद अगला है रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन का सवाल। हर बच्चा यहाँ वीडियो पॉज करेगा, पहले पैसेज पढ़ेगा, उसके बाद पैसेज में मेरे द्वारा दिया जाने वाला एक्सप्लेनेशन सुनेगा और आगे के सवालों को देखेगा। हर बच्चा वीडियो पॉज करो, पैसेज पढ़ो। देखिए, देयर आर 3 मेन ग्रुप्स ऑफ ऑयल, 3 प्रकार का तेल होता है। जानवरों का तेल होता है, वेजिटेबल का होता है और मिनरल्स का तेल होता है। जो बड़ी क्वांटिटी होती है जानवरों के तेल की कम्स फ्रॉम वेल्स, वो वेल मछलियों से आती है। दोज एनॉर्मस क्रिएचर्स ऑफ द सी, समुद्र के ये एनॉर्मस क्रिएचर माने इतने बड़े जंतु, विच आर द लार्जेस्ट ऑफ द एनिमल्स रिमेनिंग इन द वर्ल्ड, जो दुनिया के सबसे बड़े जानवर होते हैं। टू प्रोटेक्ट द वेल्स फ्रॉम द कोल्ड ऑफ द आर्कटिक सी, आर्कटिक जो महासागर है उसकी ठंड से वेल्स को बचाने के लिए नेचर हैज प्रोवाइडेड देम विद अ थिक कवरिंग ऑफ फैट, प्रकृति ने उनकी बॉडी पर एक बड़ी ही मोटी लेयर बनाई है फैट की, जिसको कहा जाता है ब्लबर, कॉल्ड ब्लबर।
व्हेन द वेल इज किल्ड, जब वेल को मार दिया जाता है, द ब्लबर इज स्ट्रिप्ड ऑफ एंड बॉइल्ड डाउन, इसी बबल को छील दिया जाता है, ब्लबर को, और इसको उबाल दिया जाता है, और इसमें से बहुत ज़्यादा मात्रा में तेल निकलता है, विच कैन बी मेड इनटू फूड फॉर ह्यूमन कंजम्पशन, जो मनुष्य अपने भोजन में इस्तेमाल कर सकता है। जो दूसरे क्रिएचर जिनसे तेल निकलता है बट नॉट एज मच एज वेल्स, भाई उनसे बड़ा कोई जंतु होता भी नहीं, तो उनसे ज़्यादा तेल मिलेगा किससे। उसके बाद जो लीवर्स होते हैं कॉड के और हेलीबट के, ये भी जानवरों का नाम है। ये दो प्रकार की मछलियां हैं, ये पैदा करती हैं नोरिशिंग ऑयल, पोषक तेल पैदा करती हैं, बोथ सीओडी लीवर ऑयल एंड हेलीबट ऑयल। इन दोनों प्रकार की मछलियों का जो तेल होता है ये नोरिशिंग ऑयल के रूप में दिया जाता है। ठीक जी, ये बीमार बच्चों को दिया जाता है, और इनवैलिड्स हु नीड सर्टेन वाइटामिन्स, या जिनको कुछ वाइटामिन्स की जरूरत पड़ती है उनको दिया जाता है। वेजिटेबल ऑयल हैज़ बीन नोन फ्रॉम वेरी ओल्ड टाइम, बहुत पुराने समय से सब्जियों के तेल की बात हो रही है। कोई भी घर ऐसा नहीं होगा जहां वेजिटेबल ऑयल यूज़ ना होता हो, क्योंकि ये इस्तेमाल किया जाता है कुकिंग में। परफ्यूम मे बी मेड फ्रॉम द ऑयल, इस ऑयल से परफ्यूम भी बनाए जा सकते हैं। कुछ फूलों के सोप बनाई जा सकती हैं वेजिटेबल से, एनिमल प्रोडक्ट से, एंड ऑयल ऑफ सर्टेन फ्लावर्स, और कुछ फूलों से हम सोप भी बना सकते हैं। तो मेन सोर्स ऑफ एनिमल ऑयल इज, एनिमल ऑयल का सबसे बड़ा सोर्स क्या है? व्हेल मछली। राइटर ने बहुत अच्छे से ये बात बताई है। वेजिटेबल ऑयल इज मेनली यूज्ड फॉर कुकिंग, राइटर ने ये बात भी अच्छे से बताई है। मुख्य उद्देश्य क्या होता है वेजिटेबल ऑयल का? कुकिंग। 23वां, द डैश ऑफ फिश यील्ड्स नोरिशिंग ऑयल, सो द लीवर जो है फिश का वो नोरिशिंग ऑयल पैदा करता है। उसके बाद द थिक प्रोटेक्टिव कवरिंग ऑफ फैट ऑन अ वेल इज कॉल्ड ब्लबर, ये भी पीछे राइटर ने बताया कि वेल मछली के चारों तरफ जो फैट की लेयर होती है दैट इज कॉल्ड ब्लबर। और इसके बाद है अंतिम क्वेश्चन, ये अंतिम क्वेश्चन आपका होमवर्क है। इस क्वेश्चन को देखिए, कमेंट बॉक्स में इसका आंसर डालिए, मैं स्वयं आपको इस सवाल का जवाब दूंगा। तो बच्चों मॉडल पेपर आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बताइएगा। वीडियो के लास्ट तक रुके रहिए ताकि आपको प्रत्येक विषय का मॉडल पेपर मिल जाए। हैव अ वेरी ग्रेट टाइम अहेड। जय हिंद। जय हिंद माय डियर स्टूडेंट, दिस इज JN सिंह फैकल्टी ऑफ GS मेजर कलसी क्लासेस। बेटा मेजर कलसी क्लासेस में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आइए हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष में हुई थी? 1935, 1942, 1901, 1922। तो इसका करेक्ट जवाब मेरे शेरों क्या होगा? इसका करेक्ट जवाब ऑप्शन डी। आइए देखते हैं क्या होगा। ऑप्शन डी 1922। इनमें से किस फसल का ज्ञान वैदिक काल के लोगों को नहीं था? जौ, गेहूं, चावल, तंबाकू। तो इसका करेक्ट जवाब तंबाकू, ऑप्शन डी। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य देवदासियों से विकसित हुआ है? भरतनाट्यम, कुचिपुड़ी, ओडिसी, कथकली। तो इसका करेक्ट जवाब क्या होगा? ऑप्शन ए भरतनाट्यम। नेक्स्ट, सरहुल त्योहार किस राज्य में मनाया जाता है? असम, गुजरात, झारखंड, छत्तीसगढ़। तो इसका करेक्ट जवाब शेरों क्या होगा? झारखंड। क्या होगा शेर? झारखंड, ऑप्शन सी। मकर संक्रांति के त्यौहार को भारत के किस हिस्से में उत्तरायण के रूप में जाना जाता है? गुजरात, पश्चिम बंगाल, उत्तराखंड, केरला। तो इसका करेक्ट जवाब क्या होगा? गुजरात। नेक्स्ट, निम्न में से किसने भारत में ब्रिटिश राज के दौरान रैयतवाड़ी प्रणाली तैयार की थी? वारेन हेस्टिंग्स, लॉर्ड मिंटो, लॉर्ड डलहौजी, कैप्टन अलेक्जेंडर रीड। तो इसका सही जवाब क्या होगा शेरों? ऑप्शन डी कैप्टन अलेक्जेंडर रीड। नेक्स्ट, किस वायसराय के शासनकाल के दौरान दांडी यात्रा हुई थी? लॉर्ड बैटिंग, लॉर्ड चेम्सफोर्ड, लॉर्ड इरविन, लॉर्ड मेटकॉफ। तो इसका करेक्ट जवाब लॉर्ड इरविन, ऑप्शन सी।
किसने घोषित किया? स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा। गोपाल कृष्ण गोखले, बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय, केटी तैलंग। तो इसका करेक्ट जवाब क्या होगा? ऑप्शन बी, बाल गंगाधर तिलक। नेक्स्ट, द लैंड ऑफ गोल्ड, स्वर्ण प्रदेश के नाम से प्रसिद्ध अफ्रीकी राज्य था अंगोला, घाना, जाम्बिया, नाइजीरिया। तो इसका करेक्ट जवाब शेरों क्या होगा? ऑप्शन बी, घाना। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी नेपाल की सबसे लंबी नदी है? राप्ती, नारायणी, महाकाली, कर्णाली। नेपाल की सबसे लंबी नदी, ध्यान से देखिएगा, कर्णाली। कौन सी शेर? कर्णाली। सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है? सत्यमेव जयते हैज़ बीन टेकन फ्रॉम मुंडकोपनिषद, ईशोपनिषद, छांदोग्योपनिषद, बृहदारण्यक। तो इसका करेक्ट जवाब ऑप्शन ए, मुंडकोपनिषद। नेक्स्ट, सिकंदर की मृत्यु कहाँ हुई थी? वेयर डिड अलेक्जेंडर डाइट? पटाला, तक्षशिला, बेबीलोन, मेड्रोसिया। तो इसका करेक्ट जवाब क्या होगा शेर? वेयर डिड अलेक्जेंडर डाइट? करेक्ट जवाब ऑप्शन सी, बेबीलोन। कहाँ पर? बेबीलोन। जलियांवाला बाग की घटना कब घटित हुई? When did जलियांवाला बाग इंसिडेंट occurred? 1917, 1918, 1919, 1920। कौन सा होगा? 1980। ऑप्शन सी। संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन थे? Who was the temporary chairman of the Constituent Assembly? बी आर अम्बेडकर, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सच्चिदानंद सिन्हा, के एम मुंशी। तो इसका करेक्ट जवाब क्या होगा बेटा? अस्थायी, ऑप्शन सी, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। भारत का संविधान पूर्ण रूप से लागू हुआ? व्हेन डिड द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इम्प्लीमेंटेड कंप्लीटली? कब हुआ? 26 जनवरी 1950, 26 नवंबर 1900। इसका करेक्ट जवाब क्या होगा? पूर्ण रूप से 26 जनवरी 1950 मीन्स ऑप्शन ए। नेक्स्ट, संसद को नए राज्य के निर्माण के लिए किस पदाधिकारी की पूर्व अनुमति आवश्यक है? पार्लियामेंट रिक्वायर्स द प्रायर permission of which official for the formation of a new state? प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, राज्य का राज्यपाल, राष्ट्रपति। तो इसका करेक्ट जवाब क्या होगा शेरों? प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति। हम लोग आगे बढ़े इससे पहले मैं आपको बता दूं मेरे शेरों, आप फौरन सेना में सर्वाधिक सिलेक्शन देने वाला संस्थान, जो सबसे सस्ता, सबसे अच्छा, मेजर कलसी क्लासेस से आप फौरन जुड़ें। एयरफोर्स, नेवी, आईसीजी की तैयारी के लिए आप फौरन इस नंबर पर कॉल करें और लिमिटेड टाइम ऑफर का आप फ़ायदा उठाएं। जुड़ते ही आपको बहुत सारी फैसिलिटीज़ प्राप्त होंगी, जैसे रिटर्न, फिजिकल सेशन, ग्रुप डिस्कशन, मेडिकल कैंप, स्टडी मटेरियल, स्पोकन इंग्लिश। तो आप फौरन जुड़ें, विलंब न करें। नेक्स्ट, शोषण के विरुद्ध अधिकार किस अनुच्छेद में दिया गया है? द राइट अगेंस्ट द एक्सप्लॉयटेशन इज प्रोवाइडेड अंडर विच आर्टिकल? शोषण विरुद्ध किस में दिया गया है? ऑप्शन ए, अनुच्छेद 23। नेक्स्ट, किस महाद्वीप को श्वेत महाद्वीप के नाम से जाना जाता है? विच कॉन्टिनेंट इज नोन एज व्हाइट कॉन्टिनेंट? यूरोप, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, अंटार्कटिका। कौन सा होगा शेर? ऑप्शन डी,
अंटार्कटिका को आप क्या कहते हैं? व्हाइट कॉन्टिनेंट। विश्व की सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित झील है। हाईएस्ट नेविगेबल लेक इन वर्ल्ड इज टिटिकाका, टिसिसिकम, रुडोल्फ, एडवर्ड। तो इसका करेक्ट जवाब क्या होगा भैया? ऑप्शन ए, टिटिकाका। नेक्स्ट, विच इज द स्मॉलेस्ट ओशियन? सबसे छोटा महासागर कौन है? पैसिफिक, अटलांटिक, आर्कटिक, इंडियन। तो इसका करेक्ट जवाब क्या होगा? आर्कटिक। नेक्स्ट, वायुदाब में अचानक आने वाली कमी निम्न में से किसका सूचक होती है? व्हाट डज द सडन फॉल इन द एटमॉस्फेरिक प्रेशर इंडिकेट्स? स्वच्छ मौसम, तूफानी मौसम, अत्यधिक शीतल मौसम, वर्षा का मौसम। तो इसका करेक्ट जवाब तूफानी मौसम। नेक्स्ट, हिमालयन इज एग्जाम्पल ऑफ। हिमालय पर्वत एक मुख्य प्रकार है ज्वालामुखी पर्वत का, बलित पर्वत का, ब्लॉक पर्वत का, अवशिष्ट पर्वत का। तो इसका करेक्ट जवाब क्या होगा? वलित पर्वत, फोल्डेड माउंटेन का। नेक्स्ट, देश में सर्वाधिक वन क्षेत्र किस राज्य में है? विच स्टेट ऑफ द कंट्री हैज़ द लार्जेस्ट फॉरेस्ट कवर? मध्य प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़, मिजोरम। तो इसका करेक्ट जवाब क्या होगा शेरों? ऑप्शन ए, मध्य प्रदेश। नेक्स्ट, द फर्स्ट कॉमर्शियल बैंक रन बाय इंडियन वाज। भारतीयों द्वारा संचालित प्रथम कॉमर्शियल बैंक था पंजाब नेशनल बैंक, अवध बैंक, बनारस स्टेट बैंक, पंजाब बैंक। इसका करेक्ट जवाब ऑप्शन बी, अवध बैंक। नेक्स्ट, हुज बुक इज इंडिया विंस फ्रीडम? इंडिया विंस फ्रीडम किसकी पुस्तक है? महात्मा गांधी, मौलाना आज़ाद, जे.एल. नेहरू, जयप्रकाश। तो इसका करेक्ट जवाब मौलाना आज़ाद। ये रहे हमारे शानदार 25 क्वेश्चंस आपके एग्ज़ाम के लिए, बहुत ही बेहतरीन। और आज मेरे शेरों यहीं पर रोकते हम लोग, फिर मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद। हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब? मैं शिव प्रकाश त्रिपाठी, फैकल्टी ऑफ फिजिक्स, मेजर कलसी क्लासेस। एक बार फिर आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं बच्चों, आपके अपने नेवी एसएसआर के बच्चों के लिए, जो कि फिजिक्स के लिए को लेकर बहुत परेशान रहते हैं। तो आज बेटा मैं आप लोगों को मॉक टेस्ट कराने जा रहा हूँ। आपका ये मॉक पेपर है, इससे बेटा आप लोगों का 100% क्वेश्चन आप लोगों का बनने वाला है। ठीक है, तो जो भी हमारे बच्चे नेवी एसएसआर के बच्चे हैं, फटाफट बेटा क्लास में आ जाए हमारे और इसको देखिए। ठीक है, चलिए बच्चों, तो शुरुआत की जाए आज के क्वेश्चन को बिना समय को गवाए हुए। तो पहला क्वेश्चन बेटा आप लोगों के सामने है। क्या कहा जा रहा है कि एक पिंड त्वरण ए से वृत्तीय पथ पे में गति कर रहा है। यदि उसका वेग दोगुना कर दिया जाए तो वेग बदलने के बाद तथा वेग बदलने से पहले पिंड के त्वरणों का अनुपात क्या होगा? वेग बदलने के बाद मान लीजिए A2 है, वेग बदलने से पहले A1 है। त्वरणों का अनुपात, भाई त्वरण का सूत्र क्या होता है वृत्तीय पथ पर? v²/r। तो ये कितना आ जाएगा? v2² बाई आर अपॉन v1² r से r बेटा कैंसिल हो जाएगा। तो A2/A1 दोगुना कर दिया जाए तो 2 भी मान लीजिए का स्क्वायर अपॉन ये v का स्क्वायर। प्रारंभिक वेग अगर हम v मान ले तो ये 2v हो जाएगा। तो यहाँ से बेटा आ जाएगा A2/A1 = 4v² अपॉन v² कैंसिल। तो A2:A1 जो है हमारा आ जाएगा 4:1। क्लियर है बच्चों? तो इसका जो ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन है वो ऑप्शन डी क्या है बेटा? करेक्ट ऑप्शन है। तो चलिए फिर इसी के साथ हम लोग अपने अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन बेटा हमारा ये है कि एक उपग्रह के में घूमने वाले अंतरिक्ष यात्री की भारहीनता की स्थिति कब आती है? भारहीनता की बेटा स्थिति तब आती है जब वह गुरुत्वीय त्वरण से त्वरित हो। ठीक है, तो मुक्त रूप से अगर फ्री फॉल की कंडीशन आ जाए तो क्या होगी? यहाँ पे भारहीनता का कंसेप्ट आ जाता है। ठीक है, चलिए बेटा इसी के साथ हम लोग अपने अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं।
तो नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा आप लोगों के सामने है कि ताप बढ़ाने पर निम्नलिखित में से किस धातु का प्रतिरोध घटता है। क्वेश्चन बेटा क्या कहा गया है कि ताप बढ़ाने पर निम्न में से किस धातु का प्रतिरोध घटता है। बेसिकली अगर बेटा आप इलेक्ट्रिसिटी में देखो तो इलेक्ट्रिसिटी में जो हम इलेक्ट्रिक करंट को पढ़ते हैं उसमें हमने आप लोगों को ये बता रखा है कि ताप क्या होता है, विद्युत प्रतिरोध जो होता है वो ताप के क्या होता है बेटा, अनुक्रमानुपाती होता है, यानी कि ताप बढ़ाने पर विद्युत प्रतिरोध भी क्या होता है, बढ़ता है। लेकिन कुछ हमारे मटेरियल्स ऐसे होते हैं जिनको ताप बढ़ाने पर विद्युत प्रतिरोध घटता है, यानी कि ताप बढ़ाने के बाद ही वो पूर्ण चालक के रूप में कार्य करते हैं। ऐसे पदार्थों को बेटा हम लोग बोलते हैं सेमीकंडक्टर, यानी कि अर्धचालक पदार्थ बोलते हैं। तो इनमें जो हमारा अर्धचालक बेटा दो होते हैं, एक हमारा जर्मेनियम, एक सिलिकॉन। बेसिकली मोस्टली हम लोग ज़्यादा इन्हीं को यूज करते हैं। तो चलिए अगले क्वेश्चन पर देखते हैं। अगला क्वेश्चन बेटा हमारा क्या है कि पृथ्वी के चुंबकीय ध्रुवों पर नमन कोण क्या है। व्हाट इज द एंगल ऑफ डीप एट द मैग्नेटिक पोल्स। ये तो काफ़ी सिंपल क्वेश्चन है बेटा, 90 डिग्री होता है। इसको हमने कई बार रिपीट भी किया हुआ है। चलिए नेक्स्ट में देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में। क्वेश्चन नंबर 5 क्या करे बेटा कि एक आवेश चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत वृत्तीय पथ में गति करता है, इसके परिक्रमण का आवर्त काल निम्न में से किस बात पर निर्भर नहीं करता। क्या है बेटा कि एक आवेश है, आवेश क्या कर रहा है, चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत गति कर रहा है। चुंबकीय क्षेत्र या तो पेज के अंदर की तरफ होगी या बाहर की तरफ, लंबवत क्या है, गति कर रहा है। इस तरीके से कि अगर बेटा चुंबकीय क्षेत्र हमने मान लो ये अंदर की तरफ ले लिया ऐसे, तो जो हमारा आवेश है वो आवेश क्या कर रहा है, इसके लंबवत गति कर रहा है। तो जब इसके लंबवत बेटा गति करेगा, ये चुंबकीय क्षेत्र क्या है बेटा, अंदर की ओर हमने ले रखा है। जब लंबवत गति करेगा तो वो इस पर आने के बाद ऐसे घूमना शुरू कर देता है और एक वृत्तीय पाथ बनाता है जिसकी एक त्रिज्या भी होती है। तो इस वृत्तीय पाथ में हम क्या निकालते हैं, इसका आवर्तकाल निकालते हैं। आवर्तकाल का बेटा जो वैल्यू होती है ये होता है हमारा 2πm/QB। तो आवर्तकाल देखिए किस पर निर्भर है, द्रव्यमान पर निर्भर है, आवेश पर निर्भर है और चुंबकीय क्षेत्र पर। तो चुंबकीय क्षेत्र पर निर्भर है, आवेश पर निर्भर, द्रव्यमान पे, कण के वेग पर निर्भर नहीं है। तो यही ऑप्शन क्या हो जाएगा बेटा, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, फिर चलिए अगले क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा बेटा क्या कहा जा रहा है कि एक नाभिक की परमाणु संख्या Z तथा परमाणु द्रव्यमान m है। ठीक है, तो न्यूट्रॉनों की संख्या क्या होती है, न्यूट्रॉनों की संख्या बराबर बेटा क्या होता है, परमाणु द्रव्यमान माइनस परमाणु संख्या। ठीक है, तो इसका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, ये तो सूत्र है आपका। चलिए अगला क्वेश्चन है बेटा कि दिष्टकारी परिपथ में एक समान दिष्ट धारा प्राप्त करने हेतु उपयोग किए गए विद्युत परिपथ को क्या कहते हैं। एक समान अगर हम चाहते हैं कि विद्युत धारा हमको मिलती रहे बराबर रूप से, ठीक है, वो कम ज़्यादा ना हो, तो उसके लिए हम फिल्टर का यूज कर लेते हैं। ठीक है बेटा, फिल्टर के यूज करते, फिल्टर का काम ही यही होता है कि एक समान विद्युत धारा को क्या करे, हमको देता रहे। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं बेटा। अगला क्वेश्चन क्या है कि 2 किलोग्राम व 4 किलोग्राम के द्रव्यमान के दो पिंड क्रमशः 20 मीटर पर सेकेंड और 10 मीटर पर सेकेंड के वेग से गुरुत्वाकर्षण के प्रभाव में एक दूसरे की ओर गतिशील है। इस निकाय में के केंद्रक का वेग मीटर पर सेकेंड क्या होगा। केंद्रक का वेग बेटा पूछा गया है। ठीक है, तो केंद्रक का वेग क्या हो जाएगा, देखो दोनों क्या है, दो वेग है बेटा, 2 किलोग्राम इधर चल रहा है तो 4 किलोग्राम क्या है, इधर चल रहा है। दोनों के वेग क्या हैं, एक दूसरे के विपरीत है। तो जो द्रव्यमान केंद्रक का वेग होता है ये होता है m1v1 प्लस m2v2। ठीक है, अपॉन ये क्या हो जाएगा, m1 प्लस m2 होता है द्रव्यमान केंद्र में, हमने बता रखा है। ये मान लीजिए v1 है, इसको हमने -2 ले लिया, तो ये मान लीजिए v2 है और इसको हमने अगर इस दिशा में प्लस ले रहे हैं तो ये हमारा कितना आ जाएगा, ए का कितना है 20 मीटर पर सेकेंड है और ये कितना है 4 है। ठीक है, तो कितना आ जाएगा बेटा, सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी m1 है 2 इंटू -20 प्लस m2 है 4 इंटू 10। ठीक है, ये कितना है 10 है ना, यहाँ से ये 10 है वैल्यू। ठीक है, मीटर पर सेकेंड और ये 20 मीटर पर सेकेंड है। अपॉन ये कितना आ जाएगा 2 + 4, तो सेंटर ऑफ मास का जो वेग आ जाएगा बेटा -40 + 40/6, ये आ जाएगा 0। ठीक है, तो यहाँ से जो हमारा करेक्ट ऑप्शन है वो करेक्ट ऑप्शन क्या है बेटा, डी है। ठीक है, फिर चलिए इसी के साथ हम लोग अपने अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन बेटा हमारा क्या है, इसको आप लोगों के समझ है, आप लोग देखिए पढ़ के फटाफट बताइए कि क्या होगा अगले क्वेश्चन का हमारे आंसर। ठीक है, तो इसमें बेटा कहा जा रहा है कि
r त्रिज्या वाले ठोस गोले की एक निश्चित अक्ष के सापेक्ष घूर्णन त्रिज्या r है। इस अक्ष की गोले के केंद्र से दूरी ज्ञात करना है। गोले के केंद्र से दूरी, तो मान लीजिए बेटा गोले के केंद्र से r त्रिज्या वाले ठोस गोले की एक निश्चित अक्ष के सापेक्ष घूर्णन त्रिज्या r है। इस अक्ष की गोले के केंद्र से बेटा क्या है, दूरी निकालना है। ठीक है, देखिए बेटा रेडियस ऑफ जायरेशन हम लोग लिखते हैं। ठीक है, तो इसके लिए हम लोग क्या लिखते हैं, रेडियस ऑफ जायरेशन हमारा होता है एम के स्क्वायर, जहाँ के क्या है हमारा बेटा क्या है, रेडियस ऑफ जायरेशन है। और जड़त्व आघूर्ण का सूत्र क्या होता है बेटा, एम आर स्क्वायर। जड़त्व आघूर्ण का सूत्र हमारा होता है एम आर स्क्वायर। चलिए इसको हम अभी यहाँ पे ले लेते हैं इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है, तो इसके साथ साथ अगर दोनों का हम जड़त्व लिखें तो जड़त्व लिखते हैं बेटा ICM, यानी कि सेंटर ऑफ मास का जड़त्व आघूर्ण प्लस h दूरी पर जड़त्व आघूर्ण। ठीक है, h दूरी पर किसी बिंदु का, जैसे मान लीजिए सेंटर ऑफ मास पर और यहाँ पे h दूरी पर क्या है, कोई एक बिंदु है, इस पर जड़त्व आघूर्ण दोनों का। तो I बेटा कितना है हमारा, एम आर स्क्वायर। तो यहाँ से हमने इसको लिख दिया एम आर स्क्वायर। अच्छा, सेंटर ऑफ मास का क्या होता है गोले का, 2/5 एम आर स्क्वायर प्लस एम एच स्क्वायर। तो यहाँ से एम आर स्क्वायर माइनस 2/5 एम आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू एम एच स्क्वायर। तो ये आ जाएगा बेटा 3/5 एम आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू एम एच स्क्वायर। एम से एम कैंसिल, एच की वैल्यू आ जाएगी √3/5 और आर बाहर हो जाएगा। तो ये बेटा आ जाएगा √0.6 और ये आर। तो करेक्ट ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा, डी इसका क्या है, करेक्ट ऑप्शन है। तो सभी बच्चे फटाफट ध्यान से बेटा देखते रहो। ये जितने भी हम मॉक टेस्ट मॉक पेपर आप लोगों के लिए लेकर आ रहे हैं बेटा, ये समझ लीजिए आपकी सिलेक्शन के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। इतने बेटा अगर आप लोग कर ले गए तो इससे बाहर बेटा कुछ भी आने वाला नहीं है। सारे के सारे क्वेश्चन बेटा क्या है, इसी से रिलेटेड आपके आ जाएंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन, रुद्रोष प्रसार के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। वर्क इंटरनल एनर्जी 0। अच्छा, इंटरनल एनर्जी बेटा क्या होती है, इसमें ऋणात्मक होती है। ठीक है, क्योंकि वर्क डन विद्रोष में क्या होता है आपका डेल्टा क्यू इक्वल्स टू, हम लोग पढ़ते हैं वर्क डन पूछा गया है ना, हाँ, तो डेल्टा यू और प्लस डेल्टा डब्ल्यू होता है, तो ये 0 होता है। तो यहाँ पे जो हम लोग वैल्यू लिखते हैं वर्क डन की, डेल्टा डब्ल्यू इक्वल्स टू ये हो जाएगा माइनस डेल्टा यू। ठीक है, तो ये ऋणात्मक होती है। चलिए अगले क्वेश्चन पर हम आ जाते हैं। सरल आवर्त गति कर रहे किसी कण का वेग माध्य स्थिति। माध्य स्थिति का मतलब क्या होता है बेटा, कि अगर कोई इस तरीके से पेंडुलम है, पेंडुलम में कोई ऐसे मान लीजिए पेंडुलम लटका हुआ है, ये ऐसे ऐसे गति कर रहा है, तो इसका सबसे देखो बेटा, ये जैसे एक्सपेंशन बढ़ता जाएगा, ठीक है, तो इस डायरेक्शन में क्या है, डिस्प्लेसमेंट है, लेकिन फोर्स बेटा इसी डायरेक्शन में, फोर्स इस डायरेक्शन में, तो इसका एक्सेलरेशन इसी डायरेक्शन रहेगा। तो यहाँ पे तो वेलोसिटी 0 हो जाएगी, यहाँ पर भी इसके एक्सट्रीम पॉइंट पर वेलोसिटी 0 हो जाएगी। तो मैक्सिमम वेलोसिटी भी इसकी मीन पोजीशन पर मिलती है। ठीक है, तो सरल आवर्त गति कर रहे किसी कण का वेग माध्य स्थिति पर क्या होता है, अधिकतम होता है। ठीक है, इसको आपको सोचने की जरूरत ही नहीं है। अगला क्वेश्चन बेटा देखते हैं हम लोग क्या कहा जा रहा है कि 2 मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल की एक कुंडली। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बेटा हम लोग देखते हैं क्या कहा गया। क्वेश्चन नंबर 12 जो है कि 2 मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल की एक कुंडली एक ऐसे चुंबकीय क्षेत्र में रखी जाती है जो 2 सेकेंड में 4 वेबर पर मीटर स्क्वायर से परिवर्तित होकर 8 वेबर पर मीटर स्क्वायर हो जाती है। तो चुंबकीय में प्रेरित विद्युत वाहक बल, प्रेरित विद्युत वाहक बल का बेटा सूत्र क्या होता है, E d∅dt। ठीक है, यही होता है ना। अच्छा, फाई इक्वल्स टू क्या होता है, BA होता है, तो इसको आप लिख सकते हो, क्योंकि फाई इक्वल्स टू हमारा होता है BA। तो आप BA को बाहर कर लो क्योंकि एरिया है dB/dt, चुंबकीय क्षेत्र ही परिवर्तित हो रही है ना। तो एरिया तो है 2 मीटर स्क्वायर और इसको हम लिखेंगे 8 - 4/2, तो ये कैंसिल हो जाएगा, ये आ जाएगा हमारा 4 वोल्ट, यानी कि 4 वोल्ट क्या है बेटा, इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन ए क्या है, करेक्ट हो जाएगा। चलिए फिर इसी के साथ हम लोग अपने अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन बेटा आप लोगों के सामने है, इसका फटाफट आंसर आप लोग बताइए क्या होगा। क्या कहा गया बेटा कि वह प्रक्रिया जिसके द्वारा प्रत्यावर्ती धारा को दिष्ट धारा में परिवर्तित किया जाता है। ठीक है, प्रत्यावर्ती धारा को बेटा दिष्ट धारा में परिवर्तित किसके द्वारा किया जाता है,
AC को DC में कन्वर्ट करने के लिए, AC में DC में रेक्टिफिकेशन या रेक्टिफायर का यूज किया जाता है, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। DC को AC में कन्वर्ट करने के लिए इन्वर्टर का यूज किया जाता है, ठीक है। अगर हम ये बोल दें कि DC टू AC कन्वर्ट करना है तो हमको किसका यूज पड़ेगा, इन्वर्टर, जो हमारे घरों में लगा होता है, देखते हैं ना घरों में जो हमारे इन्वर्टर लगे होते हैं उसी को बोलते हैं बेटा, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। यदि सोडियम धातु पर प्रकाश वैद्युत प्रभाव के लिए देहली तरंग दैर्ध्य 5000 एंगस्ट्रॉन है तो इसका कार्यफलन बेटा पूछा गया है कितना होगा। तो कार्यफलन का बेटा सूत्र क्या होता है, hc/लैम्डा, ठीक है। तो लैम्डा हमारा क्या हो जाएगा, हाँ कार्यफलन पूछा है, अच्छा लैम्डा तो दिया ही गया है ना। तो कार्यफलन हमारा h होगा 6.62 × 10⁻34 और c क्या है 3 × 10⁸, ठीक है। और इसकी वैल्यू लैम्डा कितनी है 5000 एंगस्ट्रॉन है। तो 5000 × 10⁻10 आप चाहो तो लिख लो, ठीक है। या इसको नेक्स्ट लाइन में आप लिख सकते हो W = 6.62 × 3 × 10⁻26/5 × 10⁻7, ठीक है। इसको आप चाहो तो उठा ले जाओ बेटा ऊपर, ठीक है। इसको जब आप ऊपर उठा ले जाओगे तो ये हो जाएगा आपका 198.6 × 10⁻26 + 1 - 19 हो जाएगा ये, ठीक है, -19 हो जाएगा अपॉन 5। अब इसको क्या करना है बेटा, इसको यहाँ से डिवाइड कर लो, ठीक है। तो डिवाइड जब आप करोगे तो कितना आ जाएगा, क्योंकि ये वैल्यू आपकी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आएगी। तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट को क्या करना पड़ेगा, हमको इसको हटाना पड़ेगा, ठीक है। इलेक्ट्रॉन वोल्ट से इसको क्या करना पड़ेगा, हमको हटाना भी पड़ेगा। तो लगभग बेटा अगर इसको आप डिवाइड करोगे झूठ में अगर देखोगे तो ये मान लो नियर अबाउट 4 × 10⁻−19 जूल के आसपास आ जाएगी। अगर इलेक्ट्रॉन वोल्ट में हमको चाहिए बेटा तो 4 × 10⁻−19 से को हम डिवाइड कर देंगे 1.6 × 10⁻−19 से, तो ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आ जाएगा। तो लगभग आपका ये हो जाएगा 2.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अगर इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आंसर दिया गया होता तो ये आ जाता, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पर हम लोग बेटा बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन हमारा क्या है कि रेडियो तरंगों को किस तरंग संचरण द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान तक क्या किया जाता है, स्थानांतरित किया जाता है। तो रेडियो तरंगों के लिए चाहे बेटा व्योम तरंगों के द्वारा, चाहे भू तरंगों के द्वारा, सभी तरंगों के द्वारा क्या है, भू तरंग संचरण, व्योम तरंग, अंतरिक्ष तरंग, सभी के द्वारा क्या है संचरित किया जा सकता है। अगला क्वेश्चन है बेटा कि दृश्य प्रकाश की तरंग दैर्ध्य परास क्या है। दृश्य प्रकाश क्या हमने बेटा बताया था कि 4000 से लेकर 8000 एंगस्ट्रॉन तक, या 400 नैनोमीटर से लेकर 800 नैनोमीटर, या 4 × 10⁻7 मीटर से लेकर 8 × 10⁻7 मीटर तक कोई मिल रहा है। ऑप्शन ए, ऑप्शन ए क्या हो जाएगा बेटा, करेक्ट हो जाएगा। सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक का बीमी सूत्र, सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक का बीमा सूत्र बहुत ही फेमस क्वेश्चन है, ठीक है। G m1m2/r², यही होता है बल। तो G का मान कितना हो जाएगा, F × r²/m1m2। F होता है ml_2 × l², और ये हो जाएगा m1m2 m², एक कैंसिल, m-1 l3 ऑप्शन ए क्या है, राइट ऑप्शन है। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 पर हम लोग बेटा आ जाते हैं। क्या कहा गया है कि दो गेंदों को क्रमशः h तथा 2h ऊंचाई से गिराया जाता है, ठीक है। उनके द्वारा जमीन तक पहुंचने में लिए गए समय का अनुपात क्या होगा। वेग क्या होता है बेटा, √2gh। तो टाइम कितना आ जाएगा, तो v = u + gt आप लगा दो तो टाइम आ जाएगा, u तो 0, तो ये आ जाएगा बेटा v/g, ठीक है। तो इसको हम लिख सकते हैं √2gh अपॉन g², तो एक g कट जाएगा, ये बचेगा 2h/g, यानी कि टाइम क्या है t1/t2, ये हो जाएगा √h1/h2। कितनी ऊंचाइयां हैं इसकी, ऊंचाइयां हैं बेटा t1/t2, h कितना है, h1 h है और ये 2h है, तो ये आ जाएगा 1/√2। ऑप्शन बी क्या है इसका करेक्ट ऑप्शन है।
चलिए फिर इसी के साथ हम लोग बेटा अपने अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन क्या कहा गया है बेटा, यहाँ से देख लीजिए कि जब एक स्प्रिंग को 2 सेंटीमीटर खींचा जाता है तो संचित ऊर्जा 100 जूल है। यदि उसे 2 सेंटीमीटर और खींचा जाए तो ऊर्जा में कितने जूल की बढ़ोतरी होगी या कितने जूल ऊर्जा बढ़ानी पड़ेगी हमको। ठीक है, तो चलिए बेटा जब 2 सेंटीमीटर खींचा जा रहा है, ठीक है, तो ऊर्जा कितनी है, 100 है। ठीक, तो ऊर्जा का सूत्र क्या होता है बेटा, या वर्क डन का ये होता है ½ k x2 माइनस x2 स्क्वायर माइनस x1 स्क्वायर, आप चाहो तो ऐसे भी लिख सकते हो। ठीक है, देख लीजिए आ जाना चाहिए आंसर। k की वैल्यू क्या है, कि आपके दोनों केस में कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, या हालांकि आप तो ऐसे लिखते हैं ½ k x स्क्वायर होता है, ये 2 चेंजेस के लिए होता है। ठीक है, तो वैल्यू अगर बेटा हम यहाँ से निकालें कि कितनी ऊर्जा की बढ़ोतरी होगी, तो W1/W2 इज इक्वल्स टू हमारा हो जाएगा ½ k x2 स्क्वायर सॉरी x1 स्क्वायर अपॉन ½ k x2 स्क्वायर। ये हाफ के कट जाएगा। x2 कितना है, 4 सेंटीमीटर, 2 का स्क्वायर, और ये 2 और खींचे तो 4 का स्क्वायर। तो W1 है 100 जूल, और ये कितना है W2 निकालना है, ये हो जाएगा 4/16, यानी कि ये कटा 4, तो W2 आया 400 जूल। ठीक है, तो कितने की बढ़ोतरी, पहले 100 था तो ठीक है, तो बढ़ोतरी हो जाएगी 400 में से 100 को आप घटा दो, 300 जूल क्या है, ज़्यादा बढ़ जाएगा। ठीक है, आपका ऊर्जा। अगले क्वेश्चन पर बढ़ते बच्चों, पानी का पृष्ठ तनाव किस तापमान पर न्यूनतम होता है। पानी का पृष्ठ तनाव किस तापमान पर न्यूनतम होता है। पृष्ठ तनाव क्या बोलते हैं बच्चों, किसी भी सरफेस के वाटर के सरफेस पर या फ्लूइड के सरफेस पर एक पतली सी लेयर बन जाना, लेयर या जिस मॉलिक्यूल्स के बीच का फोर्स, जिस पर अगर छोटी बहुत हल्की वस्तु रखे तो उसको डूबने से बचाती है, उसे पृष्ठ तनाव बोलते हैं बच्चों। और इसकी वैल्यू न्यूनतम किस पर होती है, जब तापमान आपका 75 डिग्री सेल्सियस होता है। ठीक है, इसको याद रखिएगा आप लोग। जल की 2 बूंदों का व्यास क्रमशः 1 सेंटीमीटर व 1.5 सेंटीमीटर है, तो दोनों के अंदर दाब आधिक्य का अनुपात क्या होगा। द्रव की 2 बूंदें हैं, एक की त्रिज्या 1 है और दूसरा 1 सेंटीमीटर, दूसरे की 1.5 से, तो दोनों के अंदर दाब आधिक्य डेल्टा P1 अपॉन का अनुपात डेल्टा P2 पूछा गया है। ये होता है बेटा 2T/R1 अपॉन 2T/R2। ठीक है, T आपका क्या है, पृष्ठ तनाव है, तो इसको हम R2/R1 लिख सकते हैं। यहाँ से 2T हटा दीजिए। R2 कितना है, 1.5 है, तो इसको आप लिख लीजिए 3/2, और R1 कितना है 1, तो ये आ जाएगा बेटा 3/2 या फिर 3:2। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। चलिए फिर लगे हाथ हम लोग बेटा अगले क्वेश्चन पर बढ़ चलते हैं। यंग के द्विस्लिट प्रयोग में सोडियम प्रकाश 5898 एंगस्ट्रॉन का प्रयोग करते हुए 92 फ्रिंजें प्राप्त होती है। यदि किसी अन्य प्रकाश लैम्डा 5461 एंगस्ट्रॉन का प्रयोग करें तो प्राप्त फ्रिंजों की संख्या कितनी हो जाएगी। इसमें क्या पूछा गया बच्चों, इसमें पूछा गया है प्राप्त फ्रिंजों की संख्या कितनी हो जाएगी। तो फटाफट से बेटा सॉल्व कर लेते हैं हम लोग। ठीक है, तो प्राप्त फ्रिंजों की संख्या हमारी कितनी हो जाएगी, ये होता है बेटा N1 अपॉन N2। ठीक है, सॉरी N2 अपॉन N1 इज इक्वल्स टू हम लोग लिखते हैं लैम्डा अपॉन लैम्डा डैश। ठीक है, तो N2 हमको निकालना है, N1 कितना है 92, और लैम्डा की वैल्यू कितनी है बेटा, तो लैम्डा की वैल्यू है 5898, और ये कितना है 5461। तो N2 हो जाएगा बेटा, जब आप इसको डिवाइड करोगे, डिवाइड करके आप सॉल्व करोगे तो 92 इंटू 1 पॉइंट समथिंग करके आएगा। ठीक है, मल्टीप्लाई करने पर इसको हम बेटा डिवाइड कर लेते हैं थोड़ा सा आप लोगों के सामने ही। ठीक है, अभी यहीं पे कर देते हैं, थोड़ा सा बस आप लोग समय दीजिए। डिवाइडेड बाई 5461, तो ये बेटा आ जाएगा 1.08। अच्छा, 1.08 को बेटा अगर हम मल्टीप्लाइड कर दें 92 से तो ये लगभग 99.36 यानी कि 99 फ्रिज तब बनेगी बेटा। ठीक है, कितनी फ्रिज बनेगी, 99। चलिए इसको भी हम लोगों ने देख लिया। चलिए बेटा फिर हम इसी के साथ इसका आंसर कितना हो जाएगा, बी ऑप्शन करेक्ट है। अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। 2 समांतर प्लेटों के विभव क्रमशः -10 वोल्ट एवं 30 वोल्ट है। यदि प्लेटों की बीच की दूरी 2 सेंटीमीटर
हो तो प्लेटों के मध्य वैद्युत क्षेत्र, क्या पूछा गया बेटा, प्लेटों के मध्य आपसे पूछा गया है कि वैद्युत क्षेत्र का मान कितना हो जाएगा। तो ई क्या होता है बेटा, dV/dx। dV कितना है आपका, चेंज इन यानी कि 30 माइनस माइनस प्लस 10, और dx कितना है 2 सेंटीमीटर, मीटर में करोगे तो ये 10⁻100, तो ये हो जाएगा 40 और 2 जीरो ऊपर और चले जाएंगे 2, तो ये आ जाएगा 2000, ठीक है, 2000 वोल्ट पर मीटर। ठीक है, ऑप्शन ए क्या है, करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि किसी सूक्ष्मदर्शी से वस्तु को प्रदीप्त करने के लिए यदि लाल प्रकाश के स्थान पर नीले प्रकाश को प्रयुक्त किया जाए तो सूक्ष्मदर्शी की विभेदन क्षमता क्या हो जाएगी, विभेदन क्षमता, नीले प्रकाश का बेटा फ्रीक्वेंसी क्या होती है, लाल से ज़्यादा होती है, इसलिए विभेदन क्षमता बढ़ जाएगी। जब फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होगी तो विभेदन क्षमता भी ज़्यादा होगी। चलिए लास्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं बेटा। लास्ट क्वेश्चन, द्विपरमाणुविक गैस हेतु गैस के दो विशिष्ट ऊष्माओं का अनुपात क्या है, Cp/Cv, कांस्टेंट प्रेशर और कांस्टेंट वॉल्यूम पर। तो इसकी Cp/Cv निकालना है गैस को दो परमाणु के लिए। तो ये बेटा कितना होता है, इसकी वैल्यू हम लोग लिखते हैं 1 प्लस द्विपरमाणु के लिए 2F, ठीक है हमारा। और F क्या है, डिग्री ऑफ फ्रीडम। F हमारा क्या है, F हमारा है डिग्री ऑफ फ्रीडम, इसको बोलते हैं, ठीक है। अब डिग्री ऑफ फ्रीडम के लिए देखो बेटा, तो Cp/Cv और द्विमॉलिक्यूल्स के लिए हमारा होता है डिग्री ऑफ फ्रीडम 5 होता है, तो 1 + 2/5, ठीक है। तो ये हमारा कितना आ जाएगा 1.4, ठीक है, 1.4, यानी कि ऑप्शन इसी क्या है, करेक्ट है। तो आज बेटा हम लोगों ने ये जो मॉडल मॉक पेपर था आप लोगों की, जो कि नेवी SSR के बच्चों के लिए बहुत ही ज़्यादा रामबाण सिद्ध साबित होने वाला है बच्चों, हमने कंप्लीट कर लिया। फिर बेटा ये मॉक पेपर आप लोगों के एग्जाम तक चलता रहेगा। तो चलिए बेटा फिर हम नेक्स्ट मॉक पेपर में मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। जय हिंद एवरीवन। आज हम आपके सामने लेकर के आए एक नया मॉडल पेपर। उस मॉडल पेपर में हम फिर से लेकर के आए हैं बेस्ट 25 क्वेश्चंस। इन बेस्ट 25 क्वेश्चंस का कलेक्शन हम लेकर के आए हैं आपके सामने। आपसे उम्मीद यही है कि आप रफ कॉपी लेकर के अपने सामने बैठेंगे और इन क्वेश्चंस को हमारे साथ अटेम्प्ट करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि आप देखेंगे हमेशा टाइम के लिमिटेशन एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ होती है नेवी SSR के पेपर में। तो हम हर क्वेश्चन को इसी हिसाब से करेंगे कि हम टाइम लिमिटेशन के अंदर उस क्वेश्चन को कर पाएँ। तो बेसिकली यहाँ पे कुछ ट्रिक और टेक्निक्स के साथ भी हम बात करेंगे, और इन ट्रिक और टेक्निक्स को अगर आप अपने साथ साथ कॉपी में नोट करते जाएंगे अभी का अभी ही, तो आई गारंटीड कि एग्जाम टाइम पे आपको इसका बहुत ही ज़्यादा यूज़ मिलेगा। और साथ ही साथ आप एग्जाम से पहले बस इन चीज़ों को थोड़ा सा रिवाइज करके ज़रूर जाइएगा। तो बढ़ते हैं मॉडल पेपर की ओर, जहां सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने ये है कि log विद बेस टू x-1 की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 3 है। अगर ऐसा है तो आप एक बात पता है कि log हटाने के लिए क्या करेंगे, x-1 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2 की पावर 3 हो जाएगा, यानी 8 हो जाएगा, यानी x इज ग्रेटर देन इक्वल टू, ये इधर ऐड हो जाएगा यानी 9। x ऐसा होना चाहिए जो 9 के बराबर या 9 से बड़ा हो, तो यानी सीधा सीधा सा ऑप्शन नंबर ए दिख रहा है, एज सिंपल एज दैट। बस आपको ये पता होना चाहिए कि एंटी लॉग कैसे लेते हैं। एंटी लॉग लेने के लिए बस आपको ये समझना है कि ये जो बेस में 2 लिखा है इसकी पावर में भेज दो इधर वाला नंबर, बात खत्म, और आराम से लॉग हट जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने क्या है, यहां पे दिया हुआ है कि व्हाट इज द नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट ऑफ अ फाइनाइट सेट ऑफ एन। प्रॉपर सबसेट क्या होता है, प्रॉपर सबसेट का फॉर्मूला होता है 2 की पावर n-1। टोटल सबसेट होते हैं, आपको पता होना चाहिए, टोटल उप समुच्चय यानी टोटल सबसेट होते हैं 2 की पावर n। लेकिन अगर हम बात करें प्रॉपर सबसेट की, तो प्रॉपर सबसेट होते हैं 2 की पावर n-1। अगर कोई बोले नॉन एम्प्टी सबसेट, नॉन एम्प्टी सबसेट यानी कि अरिक्त उप समुच्चय, तो वो भी होते हैं 2 की पावर n-1। लेकिन अगर कोई पूछे नॉन एम्प्टी भी हो एंड प्रॉपर सबसेट, और साथ में साथ प्रॉपर सबसेट भी हो, तो नॉन एम्प्टी प्रॉपर सबसेट का फॉर्मूला होता है 2 की पावर n-2 हो जाता है। और पावर सेट में, घात समुच्चय में, पावर सेट में नंबर ऑफ एलिमेंट्स होते हैं 2 की पावर n। तो सेट थ्योरी में कम से कम इन सारी बातों के बारे में आपको पता होना चाहिए, अक्सर क्वेश्चन बनता हुआ दिखता है। तो बेसिकली प्रॉपर सबसेट बोले तो 2 की पावर n-1, नॉन एम्प्टी सबसेट बोले तो भी 2 की पावर n-1, नॉन एम्प्टी प्रॉपर दोनों बोल दे तो 2 एलिमेंट्स हटाने पड़ेंगे, 2 की पावर n-2 करना पड़ेगा, और 2 की पावर n तो यहाँ पे है ही। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं। द सम ऑफ n टर्म्स ऑफ एन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन इतना, यानी कि ये क्या दिया हुआ है, हमें Sn का वैल्यू दिया है।
n टर्म्स का योग जो है वो n स्क्वायर माइनस 2n है। हमसे पूछ रहा है nth टर्म क्या होगा, यानी हमसे पूछा जा रहा है tn क्या होगा। आपको इस तरह के क्वेश्चन में बस एक चीज ध्यान रखनी होती है कि t1 बराबर s1 होता है। यहां से हम s1 की वैल्यू निकाल लेते हैं। s1 की वैल्यू आ जाएगी 1 माइनस 2 यानी -1। अब ऑप्शन में चलते हैं, 1 रखते हैं, जहां पर भी -1 बन जाएगा वही हमारा आंसर हो जाएगा। यहां पे अगर हमने 1 रखा तो ये रिजल्ट 2 आएगा, ये कतई नहीं होगा। यहाँ पे 1 रखा तो ये -1 है। अभी रुक जाओ, सारे ऑप्शंस चेक कर लिया करो। यहाँ पे 1 रखने पे 5 आया और यहाँ पे 1 रखने पे आपका आया -3, यानी सीधा सीधा ऑप्शन नंबर बी ही सेटिस्फाई कर रहा है, जहाँ t1 की वैल्यू -1 आ रही है। तो सीधा सा आंसर होता है कि s1 बराबर t1 कहाँ पे आएगा, वही हमारा आंसर होगा। लेंदी प्रोसीजर्स के थ्रू आपको नहीं जाना है, वरना आप कतई समय पे अपना पेपर पूरा नहीं कर पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट अबाउट नेक्स्ट क्वेश्चन? नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि देयर आर 4 कैंडिडेट्स, 4 अभिभावक हैं, ठीक है। 4 कैंडिडेट फॉर द पोस्ट ऑफ लेक्चरर इन मैथमेटिक्स। लेक्चरर, मैथ्स के लेक्चरर की 4 पोस्ट निकली है। 4 कैंडिडेट अप्लाई करते हैं और उसमें से एक को सिलेक्ट किया जाता है बाय द वोट ऑफ 5 मेन। एक आदमी को 5 लोग वोट करेंगे। अब वो 4 लोग जाएंगे इंटरव्यू में, तो 5 लोग अपने अपने तरीके से उनको वोट करेंगे। तो बेसिकली यहाँ पे क्या है, 4 आदमी फिक्स्ड है, उनके ऊपर वोट बटेंगे, अलग अलग तरीके से वोट बटेंगे। तो यानी इसका सिंपल सा शॉर्ट ट्रिक होता है कि फिक्स्ड की पावर वेरिएबल, कि कौन अपनी जगह बैठा रहेगा, भाई लोग अपनी जगह रहेंगे, उनके ऊपर वोट आके बटेंगे। तो 4 की पावर 5 यानी 2 की पावर 10, दैट इज 1024 इसका आंसर आ जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये आपके सामने कुछ कैलकुलेशन करने के लिए कह रहा है, लेकिन आपको एक बात फॉर्मूला पता होना चाहिए कि NCR अपॉन NCR -1 कभी भी दिया जाए तो इसका फॉर्मूला होता है n माइनस छोटी वाली वैल्यू माइनस कर दो और अपॉन बड़ी वाली वैल्यू। देखने का तरीका ये होता है कि NCR लिखा है, अगर जो भी वैल्यू R लिखी है उससे जस्ट छोटा एक नंबर यहां लिखा हुआ है, तो आपको पता होना चाहिए कि n में से छोटा वाला नंबर माइनस कर दो और अपॉन बड़ा वाला नंबर कर दो। यही सब हम इस पे अप्लाई करते हुए जाएंगे। जैसे यहाँ पे क्या है, यहां से आएगा 21 माइनस 0, जस्ट अ सेकेंड, क्या आ जाएगा 21 माइनस 0 अपॉन 1, प्लस यहां से आएगा 21 माइनस 1 अपॉन 2, प्लस यहां से आएगा 21 और इंटू 2 ऑलरेडी है इसमें, और यहां पे आएगा जस्ट अ सेकेंड 3 इंटू 21 माइनस 2 अपॉन 3 आएगा, एंड सो ऑन। लास्ट टर्म होगा 21 इंटू 21 माइनस 20 अपॉन 21। अब देखो ये सारे टर्म्स यहाँ पे कैंसिल आउट हो जाएंगे और यहाँ पे आएगा 21 प्लस 20 प्लस 19 एंड सो ऑन, लास्ट टर्म विल बी 1। तो सम ऑफ n नेचुरल नंबर्स कितना होता है, यानी सम ऑफ n नेचुरल नंबर आप सभी को पता है कि n इंटू n प्लस 1/2 होता है, और हमें 1 से लेके 21 तक का योग देखना है, तो n की जगह 21 आ जाएगा, यानी 21 इंटू 22/2 हो जाएगा। दिस विल बिकम 11 और 11 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 231 आंसर आ जाएगा, विच इज ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी। चलो मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या दिया है, ए और बी 2 इवेंट है, ए यूनियन बी ए दिया है, इंटरसेक्शन बी दिया है, ए कॉम्प्लीमेंट। ए के नहीं होने की प्रोबेबिलिटी ये है, तो ए के होने की प्रोबेबिलिटी 1/3 है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कितना होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी होगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। डायरेक्ट लिख दिया, ए यूनियन बी की प्रोबेबिलिटी से ये डायरेक्ट लिख दिया, और तुम भी ऐसे ही किया करो, समय बचेगा। तो 3/4 प्लस 1/4 और माइनस 1/3, ये क्या हो जाएगा 4/4 यानी 1, 1 माइनस 1/3 यानी आंसर हो जाएगा 2/3, विच इज ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, राइट। बी इसका करेक्ट जवाब है। देखो, अगर आप वाकई में अभी सो नहीं रहे हैं, जग रहे हैं, और आपको पता है कि आपका लक्ष्य क्या है, वर्दी ही सुकून और वर्दी ही जुनून है, तो बिल्कुल आप अभी अभी हेल्पलाइन नंबर पे कॉल करिए 9696330033 पे। सारी इंफॉर्मेशन लीजिए कि बैचेस कब से स्टार्ट हो रहे हैं, क्या चीज़ें हो रही हैं, यू विल गेट ऑल द इन्फॉर्मेशन। और अभी अभी बैचेस फ्रेश न्यू भी स्टार्ट हुए हैं बच्चों। देखो, नेवी SSR का एग्जाम बहुत जल्दी आने वाला है और चीज़ें लाइन अप है। अगर आप वाकई इसी साल अपने आप को सेटलमेंट की ओर देखते हैं और वर्दी का सुकून वाकई में पाना चाहते हैं, तो बैचेस को इनरोल करिए और अपनी तरक्की को ध्यान रखिए। ठीक है, कि हाँ, आपका मिशन एकदम क्लियर होना चाहिए, जहाँ पे आपको परफेक्ट नोट्स, परफेक्ट सारे सॉल्यूशंस, परफेक्ट लाइव क्लासेस, रिकॉर्डेड लेक्चर्स, सारी चीज़ों का कॉम्बिनेशन मिलेगा। तो जल्दी से जल्दी तेज़ी से इसमें इनरोल ज़रूर हो जाइए।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अल्फा की वैल्यू ये है तो इसकी वैल्यू क्या होगी? अल्फा की वैल्यू रख देते हैं, तो cos π/8 इंटू कॉस, यहाँ पे π/8 रखेंगे तो ये π/4 हो जाएगा क्योंकि 2 मल्टीप्लाई होगा इसमें, और यहाँ पे 4 मल्टीप्लाई होगा तो π/2 हो जाएगा। cos π/2 0 होता है, अगर ये 0 तो पूरा रिजल्ट 0, यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। दैट्स इट। ठीक है, अब ये क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे एक मेथड आपको क्लियर होना चाहिए कि कभी भी आपको दिखे √(a) प्लस √(a) प्लस √(a) अप टू इंफिनिटी, और अगर आप a को लिख पा रहे हैं n इंटू n प्लस 1 के तौर से, तो इसका रिजल्ट आएगा, अगर बीच में प्लस यूज हुआ है तो बड़ा वाला आंसर आएगा n प्लस 1। एग्जाम्पल से समझाती हूँ। जैसे हमारे सामने लिखा हुआ है, लेट्स सपोज यहाँ लिखा हुआ है 20 प्लस √20 प्लस √20 अप टू इंफिनिटी लिखा हुआ है। तो क्या आप चेक किया करो, क्या ये जो नंबर है, क्या हम इसे दो लगातार टर्म्स में तोड़ सकते हैं, यानी 4 इंटू 5, दो लगातार टर्म्स आए कि नहीं? और अगर दो लगातार टर्म्स आए तो आपको अगर प्लस का साइन मिले तो आंसर 5 होगा, अगर यहाँ पे लगा होता माइनस का साइन तो आंसर 4 होता। दैट्स इट। बहुत सिंपल सी चीज़ है कि अगर प्लस का साइन है तो बड़ा वाला और माइनस का साइन है तो छोटा वाला। क्या 2 को भी हम दो लगातार टर्म्स में तोड़ सकते हैं, 2 इंटू 1, और प्लस का साइन है तो रिजल्ट इसका पूरा 2 आएगा, यानी कोसेक थीटा की वैल्यू हो गई 2, कोसेक थीटा की वैल्यू 2, तो साइन थीटा की वैल्यू 1/2 विच इज ऑप्शन नंबर डी। अगेन सिंपल सी चीज है, लेकिन अब आपको सुनने के बाद आसान लग रहा होगा, लेकिन खुद से पेन कॉपी उठा करके जरूर इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करें। ठीक है, कई बार बच्चे मैसेज करते हैं मैम पेपर तो बड़ा आसान था। मैं कहती तुम खुद से लगाते क्यों नहीं हो? एक बार खुद से लगाने बैठो तो। जब आप लगाने बैठेंगे सवालों को, तब आपको अपनी असलियत समझ में आएगी कि हाँ वाकई में देखने और पेपर को लगाने में फ़र्क होता है, आंसर तक पहुंचने में फ़र्क होता है। तो डेफिनेटली बच्चों, मैथ्स को देख करके कभी भी नहीं लगाया जाता, हमेशा खुद से सॉल्व किया जाता है। जब भी ऐसा क्वेश्चन आए आपके सामने, तो आप इस बात का ध्यान रखो करो कि अंदर जो भी कॉस इनवर्स या टैन इनवर्स, किसी भी इनवर्स फंक्शन को आप थीटा मान लिया करो। यानी मैंने मान लिया कॉस इनवर्स √5/3 को मैंने मान लिया थीटा, तो यहां से कॉस थीटा की वैल्यू आ गई √5/3, और अगर इसको हमने थीटा माना तो हमारे सामने वैल्यू बन गई tan θ/2। tan θ/2 का कोई फॉर्मूला कॉस की मदद से हम क्या लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं। हमने लिखा √1 - cos θ अपॉन 1 + cos θ, ये बन जाएगा tan θ/2। क्योंकि मैं अपनी क्लासेस में कई बार आपको बता चुकी हूँ 1 - cos θ होता है 2 sin² θ/2, और 1 + cos θ होता है 2 cos² θ/2, और 2 से 2 कैंसिल होगा, जब ये डिवाइड में होगा तो tan² θ/2 बनेगा, और स्क्वायर से रूट कैंसिल होगा। अब चुपचाप से उठा के ये वैल्यू रख देते हैं। तो जैसे ही हमने ये वैल्यू रखी √ यहाँ पे आ जाएगा 1 - √5/3, और नीचे आएगा 1 + √5/3, और जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो √3 - √5 आएगा, और नीचे आ जाएगा 3 + √5। रैशनलाइज कर देते हैं, 3 - √5 से ऊपर और 3 - √5 से नीचे मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ऊपर आ जाएगा 3 - √5 का होल स्क्वायर हो जाएगा विद इन द रूट, और नीचे आ जाएगा 9 - 5 यानी 4। तो ऊपर स्क्वायर से रूट कैंसिल, 3 - √5, और नीचे आ जाएगा 4, 4 का रूट हो जाएगा 2। तो 3 - √5/2 which is again option number D is the correct answer. Got it. Moving on to next question. Question number 10. A man walks 10 meter toward the lamp post. 10 मीटर लैम्प पोस्ट की तरफ जाता है। अच्छा ठीक है। And notices the angle of elevation to the top of the post increases from 30 to 45. और देखता है कि जब वो एक लैंप की तरफ देख रहा था तब अगर एंगल 30 बन रहा था, तो अब जो एंगल बन रहा है वो 45 बन रहा है। तो आपसे पूछ रहा है द हाइट ऑफ द लैम्प पोस्ट, हाइट पूछ रहा है। इसकी ट्रिक लिखा रखी है कि हाइट, और अगर ये d है और इसको अगर हम अल्फा मान ले और इसको अगर हम बीटा मान ले, तो h = d, क्योंकि दोनों एक तरफ है, तो cos अल्फा, जस्ट अ सेकेंड, cot अल्फा माइनस cot बीटा होता है। तो h = d की वैल्यू 10 है, cot अल्फा यानी यहाँ 30 रखेंगे तो cot 30 क्या होगा √3 माइनस यहाँ पे कितना हो जाएगा 1। इसको अगर हम रैशनलाइज कर दें तो ऊपर करना पड़ेगा √3 + 1 से, और नीचे भी करना पड़ेगा √3 + 1 से। ये हो जाएगा a - b और a + b यानी a² - b² 2 हो जाएगा, तो ऊपर आ जाएगा 5 √3 + 5, 5 √3 + 5 विच इज ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। राइट, इन सारी ट्रिक्स को जरूर ध्यान रखें, इन फिगर्स को जरूर ध्यान रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, ये वैल्यू पहचानते हो? ये है ओमेगा।
का पावर 100 और ये है माइनस ओमेगा का पावर 100। ओमेगा की पावर 100, 99 तक तो 1 हो जाएगा, एक ओमेगा बचेगा और ये ओमेगा स्क्वायर है, सॉरी माइनस ओमेगा नहीं, ओमेगा स्क्वायर है, जस्ट अ सेकेंड, ओमेगा स्क्वायर है। तो ये क्या हो जाएगा, ओमेगा की पावर 200। तो 198 तक तो कैंसिल होगा, यहां बचेगा ओमेगा स्क्वायर और 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर -1 होता है, राइट। तो आंसर आ जाएगा -1। इन चीजों को याद रखो यार, ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू ही भूल जाओगे तो काम कैसे चलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, आई की 4 लगातार पावर्स दिख रही है क्या? आई के 4 लगातार पावर्स दिखेंगी तो आंसर तो 0 होगा भाई, उसमें कोई इफ बट तो है ही नहीं। आई की 4 लगातार पावर्स, रिजल्ट 0। नेक्स्ट क्वेश्चन, हमें अल्फा और बीटा रूट दिया है इसका, यानी हम लिख सकते हैं अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू है हमारी -5 और अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू है हमारी 4। अच्छा ठीक है, और क्या एक काम करते हैं ना, अल्फा बीटा की वैल्यू ही निकाल लेते हैं, अल्फा बीटा की वैल्यू ही निकाल लेते हैं, ठीक है। अच्छा, इसको अगर हम देखें तो हम लिखेंगे एक्स स्क्वायर, इसकी मदद से क्वाड्रेटिक इक्वेशन चाहिए, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस 2/3 प्लस अल्फा बीटा प्लस 2/3 इंटू एक्स हो जाएगा और यहाँ पे आएगा प्लस अल्फा प्लस 2/3 इंटू बीटा प्लस 2/3 इज इक्वल्स टू 0 हो जाएगा। यहाँ पे अगर हम एलसीएम ले लें तो ये हो जाएगा 9x स्क्वायर माइनस 3, अंदर बचेगा अल्फा प्लस बीटा प्लस 4 इंटू एक्स और यहाँ पे आ जाएगा अल्फा प्लस 2 इंटू बीटा प्लस 2 का इज इक्वल्स टू 0। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू -5 रखेंगे और अगर -5 रखेंगे तो -5 + 4 -1 + 3 आएगा, तो यानी बीच में तो +3 आएगा, ये दोनों टर्म्स गए कैंसिल आउट, ठीक है। यहां पे अगर हम अल्फा प्लस 2 इंटू बीटा प्लस 2 को सॉल्व कर लें तो ये कितना आ जाएगा, अल्फा प्लस 2 इंटू बीटा प्लस 2, अल्फा बीटा प्लस 2 बीटा प्लस 2 अल्फा प्लस 4 हो जाएगा, यानी अल्फा बीटा और 2 कॉमन लिया, अल्फा प्लस बीटा हो जाएगा और ये वैल्यू 4 आ गई। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू -5 है और इसकी 4 है, तो यहाँ से 4 + 2 इंटू -5 + 4 आ जाएगा, यानी ये -10 + 8 यानी -2 आ जाएगा। इसकी वैल्यू कितनी आई, -2, यानी आंसर हो जाएगा 9x स्क्वायर माइनस, यहाँ से आएगा +3x और यहाँ पे आ जाएगा आपका -2 इज इक्वल्स टू 0, विच इज ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। 2 तरीके हैं इसको करने का, अल्फा और बीटा का वैल्यू भी आप वहां से निकाल करके इसमें रख करके फिर इक्वेशन फाइंड आउट कर सकते हैं। रूट से कैसे इक्वेशन फाइंड आउट करते हैं यह बात आपको पता होनी चाहिए कि एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा, दोनों रूट्स को रख दीजिए माइनस साइन के साथ और प्लस अल्फा बीटा इज इक्वल्स टू 0, तो आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल जाएगी। हमें रूट्स दिए थे तो हमने इक्वेशन में रख दिया। चलो अगर हम बात करें एप्लीकेशन की, तो एप्लीकेशन के बारे में हम आपको ऑलरेडी बता चुके हैं कि लिमिटेड टाइप है, प्ले स्टोर से हमारा जो ऐप है उसको जरूर डाउनलोड कर लीजिए, सारी चीजें आपको अपडेटेड मिलेगी विद द स्टडी मटेरियल एंड मॉक टेस्ट के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन डिटर्मिनेंट पूछ रहा है, तो डिटर्मिनेंट तो आसान है, sin 10 cos 80 माइनस माइनस प्लस cos 10 sin 80। sin 10 को cos 80 लिख सकते हैं, यानी cos स्क्वायर 80 है, प्लस यहां cos 10 को sin 80 लिख सकते हैं, तो ये sin स्क्वायर 80 हो गया, यानी आंसर सीधा सीधा सा 1। और इससे आसान क्या चाहिए। अब जिसको यही नहीं पता कि ये क्या बराबर होते हैं तो वो तो बैठा रहेगा, कुछ नहीं कर सकता। द मीडियन ऑफ इतना, इसका मीडियन में क्या करते हैं, छोटे से बड़ा लिखते हैं, तो x/5 सबसे छोटा होगा, x/4 उससे थोड़ा सा बड़ा, फिर x/3 प्लस x/2 और फिर x आएगा। ऑलरेडी छोटे से बड़े में लिखा है, जितने बड़े नंबर से डिवाइड करोगे उतना छोटा रिजल्ट आएगा। मीडियन यानी कि मिडिल मोस्ट नंबर, इसका जो मिडिल मोस्ट नंबर है वो क्या है, x/3, लेकिन मीडियन दिया कितना है 8, यानी कि x/3 विल बी इक्वल टू 8, तो x की वैल्यू आ जाएगी 24, विच इज ऑप्शन नंबर ए। क्लियर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पे दिया हुआ है कि ये जो पॉइंट है, ध्यान से देखिए, 2 पॉइंट्स दिए हुए हैं, 2 पॉइंट्स, एक 2,5 यहां कहीं होगा, 2,5 एस्टिमेटेड, 1,9 यानी 1 और फिर 9 यहां कहीं होगा, मतलब y एक्सिस के इधर ही होगा, 1,9। इसने बोला कि what is the ratio in which the axis divides the line joining the point,
एक्सिस, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस इनको किस अनुपात में और कैसे काटती हैं? तो एक बात बताओ कि जब ये लाइन ऐसे ड्रॉ करेंगे हम, एक्स एक्सिस भी बाहर काट रही है, वाई एक्सिस भी बाहर ही काट रही है। मैंने कुछ सॉल्व नहीं किया, मैंने कहा काटेगी तो दोनों को एक्सटर्नली, दोनों को कैसे काटेगी? एक्सटर्नली, इंटरनली तो काटेगा ही नहीं कोई, ना वाई एक्सिस काटेगा ना एक्स एक्सिस। तो सीधा सीधा सा आंसर बी लगेगा, पूरा सॉल्व करने की जरूरत है नहीं, ऑल्दो अगर आप चाहें तो आप सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, द लाइन्स इतना इतना एंड इतना आर कॉन्करेंट। लाइन कॉन्करेंट कब होती है? जब 3 4 1 5 लैम्डा 3 2 1 -1 इसकी वैल्यू कितनी हो जाए? 0। तो लैम्डा की वैल्यू निकालनी है, तो 3 माइनस लैम्डा -3 -4, यहां से कितना आ जाएगा? -5 -6 +1 and this will become 5 - 2 lambda is equals to 0. If we will solve, we will get -9 और यहां से हो जाएगा -11 यानी +44 और यहां से आ जाएगा +5 - 2 lambda is equals to 0. Now this will become -5 lambda और यहां से कितना आ जाएगा सम? ये हो जाएगा आपका -4 यानी +44 इज इक्वल्स टू 0। तो 5 लैम्डा इज इक्वल्स टू 40, तो लैम्डा की वैल्यू आ गई 8, लैम्डा की वैल्यू 8 यानी ऑप्शन नंबर बी। तो कॉन्करेंट लाइन की कंडीशन आपको पता होनी चाहिए कि सबके कोफिशिएंट्स आप डिटर्मिनेंट में डालो, उसको 0 के बराबर करो, कांस्टेंट, ज्यादातर क्वेश्चन इसी पैटर्न पे आता है, कोई ना कोई कांस्टेंट दे देगा, उसकी वैल्यू पूछेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द फुट ऑफ परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द पॉइंट इतना टू द लाइन इतना, यानी एक पॉइंट है 0,5, 0,5 से हमने एक लाइन है 3x - 4y - 5 पे इज इक्वल्स टू 0 पे हमने एक लाइन ड्रॉप की और फुट ऑफ परपेंडिकुलर पूछ रहा है। क्या जो लाइन ढूंढ रहा है, जो पॉइंट ढूंढ रहा है, क्या वो लाइन पे है? बिल्कुल सही बात है। तो ऑप्शन को उठा के सेटिस्फाई करते हैं। यहां पे अगर 1 और यहां पे अगर 3 रखा तो 3, ये तो कभी भी 0 नहीं होगा, ये पॉइंट तो कभी आएगा ही नहीं। 3 और 2 रखें, 3 और 2 रखेंगे तो ये भी 0 नहीं होगा, क्योंकि ये 9 हो जाएगा और यहां -8 -5 कतई नहीं होगा। यहां 2 और यहां पे 3 रख देते हैं तो ये हो जाएगा 6 -12 और -5, ये भी नहीं हो रहा। और 3,1 रखेंगे, 1 मिनट रुको बेटा, अगर हमने x की जगह 2 रखा तो 6 हो गया और -12 -5, जस्ट अ सेकेंड, 1 मिनट, एक बार फिर से सेटिस्फाई करा लेते हैं। यहां पे 1 रखा और यहां पे 3 रखा तो ये हो जाएगा, इसकी वजह से आ जाएगा 3 - 12 - 5 विच इज नॉट इक्वल्स टू 0। ये बात क्लियर है। यहां पे रखेंगे तो ये हो जाएगा 6 - 12 - 5 इज इक्वल्स टू 0 होता है क्या? यानी अगेन ये गलत बात है, ये नहीं हो पाएगा। बिल्कुल सही बात है। यहां से कितना आ जाएगा? 9 - 8 - 5, ये भी तो नहीं हो रहा है। इसको रख करके देखते हैं, हो जाएगा 9 - 4 - 5 इज इक्वल, बिल्कुल ये सही बात है, ऑप्शन डी करेक्ट है। सीधा सीधा जिस पॉइंट को तुम ढूंढ रहे हो वो पॉइंट कहां पे है? लाइन पे है, तो सीधा सीधा ऑप्शन नंबर डी होगा और कोई दिमाग लगाने की जरूरत है ही नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे बोल रहा है कि 0,6 एंड 0,3 आर रिस्पेक्टिवली द वर्टेक्स एंड द फोकस ऑफ द पैराबोला। यानी ये जो पॉइंट है इसमें 0,6 कहीं यहां होगा, x 0 और y 6 दिया है, यानी यहां पे होगा 0,6 और फोकस क्या है? 0,3, फोकस 0,3 है, यानी ये पैराबोला कुछ ऐसा है, नीचे की तरफ है, क्योंकि तभी तो 0,3 इसका क्या बनेगा? फोकस बनेगा। अगर ऐसा इक्वेशन है तो ये आप एक बात बताओ, वर्टेक्स 0,6 इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करना चाहिए, 0,6 इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करना चाहिए, क्योंकि वो पैराबोला के अंदर होगा। अगर x की जगह 0 रख दे, y की जगह 6 रख दे, यही सेटिस्फाई कर रहा है। अब y में तो इक्वेशन होगा नहीं, तो यानी ये किस टाइप का पैराबोला है? पहला ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। बुक्स की जहां तक बात है, बुक्स एक परफेक्ट कलेक्शन क्वेश्चंस का विद कॉन्सेप्ट। अगर आप चाहते हैं कि आपके पास एक अल्टीमेटली सोर्स ऑफ सिलेक्शन हो जहां पे आपको पता है कि क्या पढ़ना है, कितना पढ़ना है और कितने समय में पढ़ना है, विद शॉर्ट ट्रिक्स और कॉन्सेप्ट के साथ, तो ये बुक्स आपके लिए बेस्ट रिसोर्सेज बनती हैं, क्योंकि यहाँ पे आपको प्रॉपरली कंबाइंड सारी चीजें मिलती हैं कि आप कैसे किस क्वेश्चन को किस हिसाब से हैंडल करना चाहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें, क्वेश्चन नंबर 20, व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ ए स्ट्रेट लाइन पासेस थ्रू द पॉइंट इतना। हमेशा लाइन में क्या करते हैं बच्चों? पासिंग पॉइंट माइनस कर देते हैं,
हमेशा पासिंग पॉइंट को क्या करते हैं बच्चों, माइनस, और नीचे लिखते हैं LMN, यानी कि डायरेक्शन रेशियो हो सकता है या फिर डायरेक्शन कोसाइन, कोई दिक्कत नहीं है, चाहे डायरेक्शन रेशियो लिखो चाहे डायरेक्शन कोसाइन। Z एक्सिस पैरेलल टू Z एक्सिस, Z एक्सिस मतलब कि Z एक्सिस का डायरेक्शन कोसाइन क्या होता है, 0 0 1। तो नीचे देख लो बस 0 0 1 कहां दिया, 0 0 1 सीधा सीधा ऑप्शन नंबर बी में दिया है। पासिंग पॉइंट A B C तो तीनों में माइनस किया, सभी में माइनस किया, तो सीधा सीधा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, क्योंकि Z का डायरेक्शन रेशियो आपका होता है 0 0 1। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये जो फंक्शन दिया हुआ है ये फंक्शन कैसा है, इवन है, ऑड है, पीरियोडिक। लॉग पीरियोडिक नहीं होते, तो पीरियोडिक तो हटा दो। इवन ऑड को कैसे चेक करते हैं, हमने f की जगह रखा -x, अगर -x रखा तो log -x प्लस अंडर रूट x स्क्वायर प्लस 1 ही रहेगा। इसका मतलब हम लिख सकते हैं log अंडर रूट x स्क्वायर प्लस 1 माइनस x। इसको कर देते हैं रैशनलाइज, x स्क्वायर प्लस 1 प्लस x से ऊपर और x स्क्वायर प्लस 1 प्लस x से नीचे मल्टीप्लाई कर देते हैं। ऊपर आया a प्लस बी और a माइनस बी, यानी आ जाएगा x स्क्वायर प्लस 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस एक्स। ये कैंसिल आउट हो गया और ये अपॉन में आ गया। इसको अगर ऊपर भेजेंगे तो log अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस एक्स की पावर हो जाएगी -1, और -1 अगर आगे आएगा तो ये बन जाएगा माइनस टाइम्स ऑफ एफ एक्स, यानी f ऑफ माइनस एक्स हमने दिखा दिया माइनस टाइम्स ऑफ एफ एक्स। इसका मतलब ये फंक्शन ऑड है, एज सिंपल एज दैट, है ना। चलो क्वेश्चन नंबर 22, ये फंक्शन दिया हुआ है, ये फंक्शन बोला है कि ये कंटिन्यूअस है π/4 पे। अगर π/4 पे ये कंटिन्यूअस है तो इसकी लिमिट जो होगी LHL बराबर होगी RHL की, लिमिट एग्जिस्ट करेगी और बराबर होगी, और किस पे, π/4 पे भी इक्वल होगा। कहने का मतलब क्या है कि 0 से π/2 में कंटिन्यूअस है ना, इसका मतलब इसके बीच में हर एक पॉइंट पे कंटिन्यूअस है, इसके बीच में ही तो 0 π/4 आएगा, तो π/4 पे भी ये कंटिन्यूअस है। तो इसकी लिमिट आराम से हम निकाल सकते हैं। इसकी लिमिट कैसे निकलेगी, अगर हमने π/4 रखा तो 0/0 फॉर्मेट है, तो लिमिट एक्सटेंडिंग टू π/4 हमने लिखा 1, डिफरेंशिएट कर देते हैं। डिफरेंशिएट करेंगे तो ऊपर आ जाएगा माइनस सेक स्क्वायर एक्स अपॉन 4 आ जाएगा, और सेक π/4 पे कितना होता है, √2 होता है, तो √2 का होल स्क्वायर यानी कि 2 हो जाएगा, तो -2 अपॉन 4 हो जाएगा, तो यानी आंसर आ जाएगा -1/2 विच इज ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये सिंपल सी वैल्यू अभी अभी हमने तो देखी थी, इसका डेरिवेटिव पूछ रहा है। 1 प्लस कॉस एक्स रट जाना चाहिए भाई साहब, 1 प्लस कॉस एक्स 2 कॉस स्क्वायर x/2 होता है, और 1 माइनस कॉस एक्स होगा 2 साइन स्क्वायर x/2, और अभी अगर हम दोनों को डिवाइड कर दे तो 2 से 2 कैंसिल, ये हो जाएगा कॉट स्क्वायर x/2, और इसका रूट है तो इसका भी रूट ले लो और इसका भी रूट ले लो, इसका स्क्वायर कैंसिल, यानी माइनस कोसेक स्क्वायर x/2 और x/2 का 1/2 विच इज ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। अब जिसको ये बात नहीं पता है वो लगाते रहो क्वेश्चन रूल, और जब भी पेपर क्लियर हो जाए समय पे तब बताना फिर, क्योंकि इन चीज़ों को मैं कई बार रिपीट कर चुकी हूँ। 1 प्लस कॉस एक्स, 1 माइनस कॉस एक्स, 1 प्लस साइन एक्स, 1 माइनस साइन एक्स, रटा हुआ होना चाहिए। फंक्शन की क्या पूछा है, मैक्सिमम वैल्यू। मैक्सिमम वैल्यू कैसे निकलती है, f' की वैल्यू निकाल करके, f' को 0 रख करके f' निकालिए, ये कितना हो जाएगा 2x प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0, यानी x की वैल्यू आई -1/2, यानी ऑप्शन में जाकर के -1/2 रख दो, आपको मैक्सिमम वैल्यू मिल जाएगी। -1/2 रखा तो 1/4 हो गया, -1/2 प्लस 1, यहाँ से कितना हो जाएगा, इसको सॉल्व करेंगे तो 1/2 आ जाएगा, 1/2 इसमें ऐड हो जाएगा तो ये आ जाएगा 3/4, 3/4 विच इज ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। गॉट इट। मूविंग ऑन टू लास्ट क्वेश्चन। लास्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं। एक फंक्शन आपके सामने लिमिट दिया हुआ है, इस लिमिट के क्वेश्चन को मैं दूंगी आपको होमवर्क, तो इस क्वेश्चन को आप करके कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताएंगे कि इसका आंसर क्या है, क्योंकि अगर आप यहाँ पे 0 रखेंगे तो ये 0/0 का फॉर्मेट बनाएगा। तो आपको पता है कि इसमें एल हॉस्पिटल रूल लगाना हिंट दे दी है, तो अब जरूर से जरूर कमेंट सेक्शन में आंसर मिल जाने चाहिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में। वीडियो में जरूर बताइएगा कि आपको क्वेश्चन कितने सॉल्व किया, आपका स्कोर कितना है। टिल देन जय हिंद, जय भारत एंड टेक केयर।